तुम रोज खाते हो, सुबह दोपहर शाम, हर दिन पूरी जिंदगी। लेकिन क्या तुमने कभी ठहर कर सोचा कि जो तुम खा रहे हो वह तुम्हारे भीतर क्या बन रहा है? ये रोटी जो तुम्हारे हाथ में है, यह कल गेहूं थी, परसों खेत में लहलहा रही थी, उससे पहले बीज थी, और कुछ महीनों बाद ये क्या होगी? तुम्हारा मांस, तुम्हारा रक्त, तुम्हारी हड्डी, तुम्हारा मस्तिष्क। ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है, ये शाब्दिक सत्य है। तुम वही हो जो तुम खाते हो, शब्दशः। लेकिन ये रूपांतरण कैसे होता है? कैसे एक निर्जीव रोटी तुम्हारे जीवंत शरीर का हिस्सा बन जाती है? कैसे गेहूं विचार बनता है? कैसे चावल भावना बनता है? आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे प्राचीन आयुर्वेद के ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व खोजा था। वह यात्रा जो भोजन से शुरू होती है, वह श्रृंखला जिसे सप्त धातु कहते हैं। 7 परतें, 7 रूपांतरण, 7 आयाम। ये केवल शरीर विज्ञान नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। यह तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और किस ओर जा रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं इस असाधारण यात्रा को। मित्रों, पहले समझो कि आयुर्वेद का दृष्टिकोण आधुनिक चिकित्सा से कितना अलग है। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वह तुम्हारे लक्षणों को देखता है। बुखार है तो एंटीबायोटिक, दर्द है तो पेन किलर, सूजन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये समस्या का समाधान नहीं है, ये लक्षणों का दमन है। आयुर्वेद पूछता है समस्या की जड़ कहाँ है, और उत्तर हमेशा एक ही होता है, पाचन में, जठराग्नि में, उस अग्नि में जो भोजन को शरीर में बदलती है। चरक ऋषि कहते हैं, रोग सर्वे अपि मंदाग्नो, सभी रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं। यह एक क्रांतिकारी कथन है। इसका अर्थ है कि अगर तुम्हारी पाचन अग्नि तेज है तो तुम लगभग किसी भी रोग से बच सकते हो। और यह अग्नि केवल पेट में नहीं है, यह तुम्हारी हर कोशिका में है। हर धातु के स्तर पर एक अग्नि है जो उस धातु को अगली धातु में रूपांतरित करती है। यह समझो, 7 धातुएं हैं और 7 अग्नियां हैं। हर अग्नि एक रूपांतरक है, एक ट्रांसफार्मर है। वह स्थूल को सूक्ष्म में बदलती है, भौतिक को ऊर्जावान में बदलती है। पहली धातु रस। संस्कृत में रस का अर्थ बहुत व्यापक है। रस का अर्थ है सार, रस का अर्थ है स्वाद, रस का अर्थ है आनंद। और यहां रस का अर्थ है वह प्राथमिक तरल जो भोजन से निकलता है। जब तुम खाना खाते हो, वह पेट में जाता है, वहां जठराग्नि उसे पकाती है, पचाती है, तोड़ती है, और इस प्रक्रिया से जो निकलता है वह है रस धातु। यह दूध या सफेद तरल है। आधुनिक विज्ञान इसे काइल कहता है। यह छोटी आंत में बनता है और इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ खुला होता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है रस केवल पोषक तत्वों का मिश्रण नहीं है। रस में प्राण है, वह जीवन शक्ति जो भोजन में थी, सूर्य की किरणें जो अनाज में समाई थी, पृथ्वी की ऊर्जा जो सब्जी में समाई थी, वह सब अब रस में है। और यह रस अब पूरे शरीर में फैलेगा। ये स्रोत यानी चैनल्स के माध्यम से हर अंग तक, हर ऊतक तक, हर कोशिका तक पहुंचेगा। सुश्रुत संहिता कहती है रसो धारयति शरीरम, रस धातु शरीर को धारण करती है। यह पहला पोषण है, प्राथमिक पोषण है। जब रस धातु संतुलित होती है तो तुम्हारी त्वचा चमकती है, तुम्हें ऊर्जा महसूस होती है। जब रस धातु असंतुलित होती है तो तुम थकान, सुस्ती, भारीपन महसूस करते हो। और रस धातु की अग्नि रसाग्नि अब इस रस के सूक्ष्मतम अंश को अलग करेगी, वह शुद्धतम सार जो अगली धातु बनेगा। दूसरी धातु रक्त। रस से रक्त बनता है, वह लाल गरम जीवंत द्रव जो तुम्हारी नसों में, तुम्हारी धमनियों में धड़कता है। ये केवल द्रव नहीं है, ये जीवन का वाहक है। रक्त ऑक्सीजन ले जाता है, कचरा उठा लाता है। रक्त बिना रुके बहता है, रक्त बिना रुके बहता है, एक निरंतर प्रवाह। आयुर्वेद कहता है रक्त अग्नि तत्व से जुड़ा है, इसीलिए रक्त गर्म है, लाल है। और जब रक्त शुद्ध है तो तुम्हारा चेहरा भी लाल होता है, स्वस्थ होता है। लेकिन जब रक्त अशुद्ध होता है
तो त्वचा रोग होते हैं, फोड़े, फुंसियां, खुजली, एक्जिमा, ये सब रक्त की अशुद्धि के लक्षण है। और रक्त को शुद्ध कैसे रखें? रस को शुद्ध रखकर। और रस को शुद्ध कैसे रखें? भोजन को शुद्ध रखकर। और भोजन को शुद्ध कैसे रखें? अग्नि को तेज रखकर। यह एक श्रृंखला है, हर कड़ी अगली कड़ी को प्रभावित करती है। तीसरी धातु मांस। रक्त का सूक्ष्म सार मांस बनता है। वे मांसपेशियां जो तुम्हारी हड्डियों को ढकती हैं, जो तुम्हें गति देती है, जो तुम्हें शक्ति देती है। बिना मांस के तुम केवल एक कंकाल हो गए। मांस तुम्हें आकार देता है, रूप देता है। जब तुम किसी को देखते हो तो तुम उसकी हड्डियां नहीं देखते, तुम उसकी मांसपेशियां देखते हो। और मांस केवल बाहरी मांसपेशियां नहीं है, हृदय भी मांस है, जीभ भी मांस है। वे सभी अंग जो संकुचन और विस्तार करते हैं, वे मांस धातु से बने हैं। आयुर्वेद कहता है मांस धातु पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। यह स्थिरता देती है, मजबूती देती है। जिस व्यक्ति की मांस धातु संतुलित है वह शारीरिक रूप से मजबूत होता है। लेकिन अगर मांस धातु असंतुलित है, बहुत कम या बहुत ज्यादा, तो समस्याएं आती हैं। बहुत कम मांस से कमजोरी, बहुत ज्यादा मांस से मोटापा। चौथी धातु मेद। मांस का सूक्ष्म सार मेद बनता है। चर्बी वसा, वह कोमल तैलीय ऊतक जो मांसपेशियों के नीचे अंगों के चारों ओर होता है। आज की दुनिया में वसा को दुश्मन माना जाता है। हर कोई फैट बर्न करना चाहता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है मेद आवश्यक है। मेद शरीर को स्नेहन देता है, यह जोड़ों को चिकना रखता है, त्वचा को मुलायम रखता है। मेद शरीर को इंसुलेशन देता है, गर्मी में ठंडा रखता है, ठंड में गर्म रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण मेद ऊर्जा का भंडार है। जब शरीर को जरूरत होती है, जब भोजन नहीं मिलता, तो शरीर मेद को जलाकर ऊर्जा पाता है। लेकिन संतुलन जरूरी है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। और यह संतुलन कैसे आता है? सही अग्नि से, सही पाचन से। पांचवी धातु अस्थि मेद का सूक्ष्म सार अस्थि बनता है। हड्डी, वह कठोर मजबूत संरचना जो तुम्हारे शरीर को आकार देती है, सहारा देती है। बिना अस्थि के तुम एक ढेर होगे। अस्थि तुम्हें खड़ा रखती है, सीधा रखती है। अस्थि तुम्हारे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती है। खोपड़ी मस्तिष्क को बचाती है, पसलियां हृदय और फेफड़ों को बचाती है। आयुर्वेद कहता है अस्थि वायु तत्व से जुड़ी है। यह विरोधाभासी लगता है, हड्डी तो ठोस है, वायु तो हल्की है। लेकिन देखो हड्डी की संरचना को, ये खोखली है, इसमें छेद हैं, ये हल्की है लेकिन मजबूत है। यही वायु का गुण है। और अस्थि में मज्जा भी है, वह नरम पदार्थ जो हड्डी के भीतर है, ये अगली धातु है। छठी धातु मज्जा। अस्थि का सूक्ष्म सार मज्जा बनता है। वह चिकना, पीला, नरम पदार्थ जो हड्डियों को भरता है। आधुनिक विज्ञान जानता है कि मज्जा में रक्त कोशिकाएं बनती है। लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, सब यही बनती है। तो मज्जा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आयुर्वेद कहता है मज्जा का काम केवल यही नहीं। मज्जा तंत्रिका तंत्र को भी पोषण देती है, मस्तिष्क को भी पोषण देती है, क्योंकि मस्तिष्क भी एक प्रकार की मज्जा है। और जब मज्जा स्वस्थ है तो तुम्हारी हड्डियां मजबूत है, तुम्हारा रक्त शुद्ध है, तुम्हारा मस्तिष्क तेज है। सातवीं धातु शुक्र। मज्जा का सूक्ष्म सार शुक्र बनता है। प्रजनन ऊतक, पुरुष में वीर्य, स्त्री में अंडाणु, ये सबसे सूक्ष्म धातु है। ये सबसे शुद्ध है, क्योंकि ये नया जीवन बना सकती है। जो शक्ति एक पूरे मनुष्य को जन्म दे सकती है, वो कितनी शक्तिशाली होगी। चरक संहिता कहती है कि एक बूंद शुक्र बनने में 40 दिन लगते हैं। 40 दिन का पाचन, 40 दिन का रूपांतरण। भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। और इसीलिए शुक्र इतना कीमती है। यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व का सार है। लेकिन यहां यात्रा समाप्त नहीं होती। शुक्र से कुछ और बनता है, और वह है ओजस। ओजस शुक्र का सार,
जब शुक्र संरक्षित रहता है, जब वह व्यर्थ नहीं होता, तो उसका सूक्ष्मतम सार ओजस बनता है। ओजस अदृश्य है, तुम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन तुम इसके प्रभाव को देख सकते हो। जिस व्यक्ति में ओजस है, उसके चेहरे पर एक चमक है, उसकी आंखों में एक तेज है, उसकी उपस्थिति में एक आकर्षण है। ओजस तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जब ओजस मजबूत है तो तुम बीमार नहीं पड़ते। जब ओजस कमजोर है तो हर संक्रमण तुम्हें पकड़ लेता है। ओजस तुम्हारी ऊर्जा है। जब ओजस भरपूर है तो तुम दिन भर काम कर सकते हो बिना थके। जब ओजस कम है तो तुम थोड़े से काम से ही थक जाते हो। ओजस तुम्हारा तेज है, वह प्रभा जो तुम्हारे व्यक्तित्व से निकलती है। आयुर्वेद कहता है ओजस 2 प्रकार का होता है, पर ओजस और अपर ओजस। पर ओजस हृदय में होता है, यह जीवन का आधार है। अगर यह नष्ट हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। अपर ओजस पूरे शरीर में फैला होता है, यह 8 बूंद के बराबर होता है। और ओजस को कैसे बढ़ाएं? संयम से, सात्विक जीवन से, ध्यान से, शुक्र को संरक्षित करने से। लेकिन यहां भी यात्रा समाप्त नहीं होती। ओजस से कुछ और बनता है और वो है तेजस। तेजस ओजस का सार, तेजस का अर्थ है दीप्ति, प्रकाश, तेज। यह सबसे सूक्ष्म है, सबसे दिव्य है। तेजस वो है जो महान ऋषियों में था, बुद्ध में, महावीर में, क्राइस्ट में। वो प्रकाश जो उनके शरीर से निकलता था, जिसे हम प्रभामंडल कहते हैं। तेजस केवल शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। यह चेतना का प्रकाश है। और तेजस कैसे बनता है? जब ओजस इतना शुद्ध हो जाता है कि वह शरीर की सीमाओं को तोड़ देता है। जब व्यक्ति की चेतना इतनी ऊंची उठ जाती है कि वह शुद्ध प्रकाश बन जाती है। यह आसान नहीं है, यह वर्षों की साधना, तपस्या, ध्यान से होता है, लेकिन यह संभव है। हजारों लोगों ने इसे पाया है। और जब तेजस जगता है तो व्यक्ति एक अलग ही आयाम में प्रवेश कर जाता है। वो शरीर में होता है, लेकिन शरीर से परे होता है। वह संसार में होता है, लेकिन संसार से परे होता है। यही है भोजन से तेजस तक की पूरी यात्रा। भोजन, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओजस, तेजस। 10 चरण, 10 रूपांतरण, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, भौतिक से आध्यात्मिक की ओर। और इस पूरी यात्रा का आधार है अग्नि। वह पाचन अग्नि जो भोजन को पचाती है, वह धात्वाग्नि जो एक धातु को दूसरी धातु में बदलती है, और वह ध्यान की अग्नि जो ओजस को तेजस में बदलती है। अब समझो कि इस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग क्या है। पहली बात, भोजन को सम्मान दो। ये केवल पेट भरने की चीज नहीं है, ये तुम्हारे शरीर का निर्माण कर रहा है, तुम्हारी चेतना का निर्माण कर रहा है। जो तुम खाते हो वही तुम बनते हो। दूसरी बात, अपनी अग्नि की देखभाल करो। कैसे? सही समय पर खाओ, भूख लगने पर खाओ, जल्दबाजी में मत खाओ, शांति से खाओ, चबाकर खाओ, होशपूर्वक खाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, अति भोजन मत करो। पेट का 1/3 हिस्सा हमेशा खाली रखो। तीसरी बात, सात्विक आहार लो। ताजा, शुद्ध, प्राकृतिक भोजन जो प्रकृति से सीधा आए, फैक्ट्री से नहीं, जो जीवन से भरा हो, रसायनों से नहीं। चौथी बात, अपने शरीर को सुनो, वह तुम्हें बता रहा है कि उसे क्या चाहिए। अगर तुम्हें प्यास नहीं है तो मत पियो। शरीर की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करो। 5वीं बात, व्यायाम करो, शारीरिक श्रम करो। जब शरीर हिलता है तो अग्नि तेज होती है। 6ठी बात, नींद को महत्व दो। रात में जब तुम सोते हो तो शरीर मरम्मत का काम करता है, निर्माण का काम करता है। अगर नींद अधूरी है तो धातुओं का निर्माण अधूरा रहता है। 7वीं बात, तनाव से बचो। जब तुम तनाव में होते हो तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, तब वह निर्माण का काम नहीं करता, केवल रक्षा का काम करता है। 8वीं बात, ध्यान करो। ध्यान वह अग्नि है जो सबसे सूक्ष्म रूपांतरण करती है। ध्यान से ओजस बनता है, तेजस बनता है। 9वीं बात, संयम रखो, विशेष रूप से यौन संयम,
क्योंकि शुक्र तुम्हारे पूरे अस्तित्व का सार है। जब तुम इसे व्यर्थ करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को, अपने ओजस को व्यर्थ कर रहे हो। 10वीं बात, प्रेम से जियो। प्रेम भी एक रूपांतरक शक्ति है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती है। जब तुम नफरत में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरती है। अब कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न, क्या मांसाहार खाना चाहिए या शाकाहार? आयुर्वेद कहता है यह तुम्हारी प्रकृति पर निर्भर करता है। वात प्रकृति के लोगों को थोड़ा भारी पौष्टिक भोजन चाहिए। पित्त प्रकृति के लोगों को ठंडा शांत करने वाला भोजन चाहिए। कफ प्रकृति के लोगों को हल्का उत्तेजक भोजन चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगर तुम आध्यात्मिक विकास चाहते हो, अगर तुम ध्यान में गहरे जाना चाहते हो, तो सात्विक शाकाहार सबसे अच्छा है। क्योंकि मांस में मृत जानवर की पीड़ा होती है, उसका भय होता है, और वह पीड़ा, वह भय तुम्हारे भीतर भी आता है। प्रश्न, कितना खाना चाहिए? आयुर्वेद कहता है पेट को 3 भागों में बांटो। 1/3 ठोस भोजन, 1/3 तरल और 1/3 खाली। यह आदर्श अनुपात है, लेकिन आज के समय में लोग पेट को पूरा भर देते हैं, कभी कभी ज्यादा भर देते हैं, और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि वे हमेशा थके क्यों रहते हैं, बीमार क्यों पड़ते हैं। प्रश्न, क्या उपवास करना चाहिए? हाँ, समय समय पर उपवास बहुत लाभदायक है। उपवास शरीर को आराम देता है, पाचन तंत्र को साफ करता है, अग्नि को तेज करता है। लेकिन उपवास बुद्धिमानी से करो। अचानक लंबा उपवास मत करो, धीरे धीरे शुरू करो। पहले एक समय का भोजन छोड़ो, फिर पूरे दिन का फल पाने का उपवास, फिर पूर्ण उपवास। और उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं है, यह इंद्रियों का उपवास भी है। उपवास के दिन कम बोलो, कम देखो, कम सुनो, भीतर जाओ, शांत रहो। प्रश्न, क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? आयुर्वेद कहता है अगर तुम्हारा भोजन संपूर्ण है, अगर तुम्हारी अग्नि तेज है, तो तुम्हें किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। प्रकृति ने सब कुछ भोजन में दिया है। लेकिन आज की दुनिया में जहां मिट्टी कमजोर हो गई है, भोजन में पोषण कम हो गया है, वहां कभी कभी सप्लीमेंट्स मदद कर सकते हैं। लेकिन ये मुख्य नहीं होने चाहिए, सहायक होने चाहिए। प्रश्न, रात को खाना खाना चाहिए या नहीं? आयुर्वेद कहता है सूर्यास्त के बाद अग्नि कमजोर हो जाती है, इसलिए रात का भोजन हल्का होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। आदर्श है सूर्यास्त के पहले या तुरंत बाद। अगर तुम रात को देर से भारी भोजन खाते हो तो वह ठीक से नहीं पचेगा, और अपचित भोजन आम बनता है, विष बनता है। प्रश्न, पानी कितना पीना चाहिए? यह भी तुम्हारी प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य नियम है, प्यास लगने पर पियो। शरीर जानता है कि उसे कितना चाहिए, और भोजन के समय बहुत ज्यादा पानी मत पियो। यह अग्नि को कमजोर करता है। भोजन से पहले थोड़ा गर्म पानी पी सकते हो। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना ठीक है। मित्रों, यह ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह बहुत व्यावहारिक है। तुम इसे आज से ही लागू कर सकते हो। आज से अपने भोजन के प्रति सजग हो जाओ। देखो क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कब खा रहे हो। अपनी अग्नि को पहचानो, अपने शरीर की सुनो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि बदलाव हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर रहा है, तुम्हारा मन स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि जब तुम अपने शरीर की सही देखभाल करते हो तो शरीर तुम्हारे बीच एक सहयोग बनता है, एक मित्रता बनती है, और यही है जीवन का आधार। एक स्वस्थ शरीर जिसमें ऊर्जा बहती है, जिसमें ओजस है, जिसमें तेजस है। याद रखो, तुम केवल शरीर नहीं हो, लेकिन तुम शरीर के बिना भी नहीं हो। शरीर तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा साधन है। इसका सम्मान करो, इसकी देखभाल करो। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो आत्मा भी प्रकट होने लगती है। यही है भोजन से तेजस तक की यात्रा का असली उद्देश्य। केवल स्वस्थ रहना नहीं, बल्कि अपनी परम संभावना को प्रकट करना, वह प्रकाश बनना जो तुम वास्तव में हो। मित्रों,
तुमने सुना कि 7 धातुएं हैं, लेकिन हर धातु का अपना स्वभाव है, अपनी विशेषता है। और जब तुम इन विशेषताओं को समझ लेते हो तो तुम अपने शरीर को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हो। रस धातु की विशेषताएं, जब रस धातु संतुलित होती है तो तुम्हारी आंखें साफ होती है, चमक होती है, तुम्हारी आंखें साफ होती है, जीभ गुलाबी होती है, तुम्हें हल्कापन महसूस होता है, प्रसन्नता महसूस होती है। लेकिन जब रस धातु असंतुलित होती है तो 2 स्थितियां हो सकती है। पहली, रस की कमी, तब त्वचा सूखी हो जाती है, होंठ फटते हैं, प्यास ज्यादा लगती है, थकान महसूस होती है, उत्साह की कमी होती है। दूसरी, रस की अधिकता, तब शरीर में भारीपन होता है, सुस्ती होती है, जीभ पर सफेद परत चढ़ जाती है, पेट में गैस बनती है, जी मिचलाता है। और रस धातु को कैसे संतुलित करें? सही समय पर सही भोजन से। अगर रस की कमी है तो रसीले फल खाओ, आम, अंगूर, तरबूज। गर्म दूध पियो, घी खाओ। अगर रस की अधिकता है तो हल्का भोजन लो, अदरक की चाय पियो, तुलसी लो। रक्त धातु की विशेषताएं, जब रक्त धातु शुद्ध और संतुलित होती है तो तुम्हारा चेहरा गुलाबी होता है, तुम्हारे होंठ लाल होते हैं, तुम्हें ऊर्जा महसूस होती है, तुम्हें ऊर्जा महसूस होता है। लेकिन जब रक्त अशुद्ध होता है तो त्वचा पर फोड़े फुंसियां होती है, खुजली होती है, जलन होती है, कभी कभी त्वचा पर लाल धब्बे निकल आते हैं। और रक्त को शुद्ध कैसे करें? नीम का उपयोग करो। नीम रक्त का सबसे अच्छा शोधक है। हल्दी भी बहुत लाभदायक है, मंजिष्ठा, गिलोय, ये सब रक्त शोधक है। और सबसे महत्वपूर्ण, ठंडक देने वाली चीजें खाओ, खीरा, तरबूज, नारियल पानी। गरम, मसालेदार, खट्टी चीजों से बचो। मांस धातु की विशेषताएं, जब मांस धातु संतुलित होती है तो तुम्हारी मांसपेशियां सुडौल होती हैं, मजबूत होती है, तुम्हें शारीरिक शक्ति महसूस होती है, तुम्हारा चेहरा भरा भरा दिखता है। लेकिन जब मांस धातु असंतुलित होती है तो 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली, मांस की कमी, तब शरीर दुबला हो जाता है, कमजोर दिखता है, हड्डियां उभर कर दिखती है, शक्ति की कमी महसूस होती है। दूसरी, मांस की अधिकता, तब शरीर पर ज्यादा मांस चढ़ जाता है, वजन बढ़ता है, चलने फिरने में कठिनाई होती है। और मांस धातु को कैसे संतुलित करें? व्यायाम से। मांस को बनाने के लिए उसे तोड़ना जरूरी है। जब तुम व्यायाम करते हो तो मांस की कोशिकाएं टूटती है और फिर शरीर उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। और प्रोटीन युक्त भोजन लो, दालें, मूंग, चना, दूध, दही, पनीर। अगर शाकाहारी नहीं हो तो अंडा भी ले सकते हो। मेद धातु की विशेषताएं, जब मेद धातु संतुलित होती है तो तुम्हारे जोड़ सुचारू रूप से काम करते हैं, तुम्हारी त्वचा कोमल होती है, तुम्हारे बाल चमकदार होते हैं। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है मेद की अधिकता। मोटापा एक महामारी बन गया है। और इसका कारण क्या है? गलत खान पान, गतिहीन जीवन शैली, तनाव। जब मेद अत्यधिक हो जाता है तो केवल दिखने में ही समस्या नहीं होती, स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप सब मेद की अधिकता से जुड़े हैं। और मेद को कैसे संतुलित करें? सबसे पहले अपनी अग्नि को तेज करो, गर्म मसाले खाओ, अदरक, काली मिर्च, तुलसी, त्रिफला का उपयोग करो। गुग्गुल बहुत प्रभावी है। व्यायाम करना अनिवार्य है, विशेष रूप से कार्डियो। चलो, दौड़ो, तैरो, पसीना बहाओ। जब पसीना निकलता है तो मेद घटता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मीठा, तैलीय, भारी भोजन से बचो। सरल सात्विक भोजन लो। अस्थि धातु की विशेषताएं, जब अस्थि धातु मजबूत होती है तो तुम्हारी हड्डियां घनी होती है, मजबूत होती है, तुम्हारे बाल मजबूत होते हैं, तुम्हारे बाल मजबूत होते हैं, क्योंकि बाल भी अस्थि धातु से जुड़े हैं। लेकिन जब अस्थि धातु कमजोर होती है तो हड्डियां भुरभुरी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं,
बाल भी झड़ने लगते हैं। और अस्थि धातु को कैसे मजबूत करें? कैल्शियम युक्त भोजन लो, दूध, दही, तिल, रागी। लेकिन केवल कैल्शियम काफी नहीं, विटामिन डी भी जरूरी है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। रोज सुबह कम से कम 15-20 मिनट धूप में बैठो, यह तुम्हारी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। मज्जा धातु की विशेषताएं। मज्जा बहुत सूक्ष्म धातु है। इसका स्वास्थ्य सीधे तुम्हारे रक्त और तुम्हारे तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। जब मज्जा स्वस्थ है तो तुम्हारा रक्त अच्छा बनता है, तुम्हारी हड्डियां मजबूत रहती है, तुम्हारी याददाश्त तेज होती है। लेकिन जब मज्जा कमजोर होती है तो एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, हड्डियों में दर्द होता है, भूलने की बीमारी होती है। और मज्जा को कैसे पोषित करें? घी सबसे अच्छा है। शुद्ध देसी घी मज्जा को सीधे पोषण देता है। मेवे भी बहुत अच्छे हैं, बादाम, अखरोट, काजू और ध्यान। क्योंकि मज्जा केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक भी है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क, जो एक प्रकार की मज्जा है, पोषित होता है। शुक्र धातु की विशेषताएं। शुक्र सबसे कीमती धातु है, यह तुम्हारे पूरे शरीर का सार है। जब शुक्र मजबूत है तो तुम्हारे पूरे शरीर में ओज होता है, तेज होता है। पुरुषों में शुक्र वीर्य के रूप में होता है, महिलाओं में यह रज के रूप में होता है। दोनों ही प्रजनन के लिए आवश्यक है, लेकिन शुक्र का उपयोग केवल प्रजनन के लिए नहीं है। जब शुक्र संरक्षित रहता है, जब वह रूपांतरित होता है, तो वह ओजस बनता है। और ओजस तुम्हें वह शक्ति देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। संयम केवल नैतिक सिद्धांत नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। जब तुम शुक्र को संरक्षित करते हो तो तुम अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को संरक्षित कर रहे हो। ओजस अदृश्य शक्ति। ओजस को तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसके बिना जीवन असंभव है। ओजस ही वह तत्व है जो मृत और जीवित के बीच का अंतर करता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर में सब कुछ होता है, रक्त, मांस, हड्डी, सब कुछ, लेकिन वह मृत होता है। क्यों? क्योंकि ओजस चला गया। ओजस प्राण का वाहक है। जब ओजस नहीं है तो प्राण भी नहीं है। और ओजस केवल भोजन से नहीं बनता, ओजस सही जीवन शैली से बनता है, संयम से बनता है, प्रेम से बनता है। जब तुम तनाव में रहते हो, क्रोध में रहते हो, भय में रहते हो, तो ओजस नष्ट होता है। जब तुम शांति में रहते हो, प्रेम में रहते हो, आनंद में रहते हो, तो ओजस बनता है, तेजस, चेतना का प्रकाश। तेजस ओजस से भी सूक्ष्म है, यह शुद्ध चेतना की ऊर्जा है। जब तुम किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठते हो तो तुम्हें एक विशेष अनुभव होता है, एक शांति, एक प्रकाश, एक उपस्थिति। ये तेजस का प्रभाव है। तेजस वह है जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित करता है। जब तेजस जगता है तो तुम एक साधारण मनुष्य से असाधारण हो जाते हो। और तेजस कैसे जगाएं? ध्यान से, गहन ध्यान से। जब तुम अपने भीतर इतने गहरे उतरते हो कि सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है, केवल शुद्ध चेतना बची रहती है, तब तेजस जगता है। और जब तेजस जगता है तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। तुम जानते हो कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। अब कुछ गहरी बातें, आहार और मन का संबंध। तुमने देखा होगा कि जब तुम भारी भोजन खाते हो तो तुम्हारा मन सुस्त हो जाता है, सोचने समझने में कठिनाई होती है। लेकिन जब तुम हल्का भोजन खाते हो तो तुम्हारा मन तेज होता है, स्पष्ट होता है। यह संयोग नहीं है, भोजन सीधे तुम्हारे मन को प्रभावित करता है। आयुर्वेद कहता है, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन, ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, ये तुम्हारे मन को शांत बनाता है, स्पष्ट बनाता है। राजसिक भोजन, मसालेदार, नमकीन, तीखा, ये तुम्हारे मन को उत्तेजित करता है, अशांत करता है। तामसिक भोजन, बासी, सड़ा मांस, ये तुम्हारे मन को मंद बनाता है,
अंधकार में बनाता है। तो अगर तुम ध्यान करना चाहते हो, अगर तुम आध्यात्मिक विकास चाहते हो, तो सात्विक भोजन अनिवार्य है। आहार और भावनाओं का संबंध ये और भी सूक्ष्म है। जो भोजन तुम खाते हो उसमें केवल पोषक तत्व नहीं होते, उसमें भावनाएं भी होती है। अगर जिस व्यक्ति ने खाना बनाया है वह प्रेम से बना रहा था, खुशी से बना रहा था, तो वह प्रेम, वह खुशी भोजन में आती है। और जब तुम उस भोजन को खाते हो तो वह प्रेम, वह खुशी तुम्हारे भीतर आती है। लेकिन अगर खाना क्रोध में बना है, तनाव में बना है, अनिच्छा से बना है, तो वह क्रोध, वह तनाव भोजन में आता है। और जब तुम उस भोजन को खाते हो तो तुम भी क्रोधित हो जाते हो, तनावग्रस्त हो जाते हो। यही कारण है कि माँ के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसमें माँ का प्रेम होता है। और यही कारण है कि होटल का खाना, फास्ट फूड कभी भी घर के खाने जैसा संतोष नहीं देता, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं होता, केवल व्यापार होता है। आहार और चेतना का संबंध ये सबसे गहरा संबंध है। जो तुम खाते हो वह तुम्हारी चेतना को प्रभावित करता है। मांसाहार करने वाले लोगों में आक्रामकता ज्यादा होती है, क्योंकि मांस में जानवर का भय होता है, उसकी पीड़ा होती है। और जब तुम वह मांस खाते हो तो वह भय, वह पीड़ा तुम्हारे भीतर आती है। शाकाहार करने वाले लोगों में करुणा ज्यादा होती है, क्योंकि पौधों में चेतना का स्तर कम होता है। और जब तुम पौधों को खाते हो तो तुम कम हिंसा कर रहे हो। लेकिन सबसे ऊंचा स्तर है फलाहार। फल वे है जो पौधा स्वयं देता है। तुम्हें पौधे को मारना नहीं पड़ता, तुम केवल वे ले रहे हो जो पौधा दे रहा है। और जब तुम फलाहार पर रहते हो तो तुम्हारी चेतना और भी ऊंची उठती है। तुम्हारे भीतर हिंसा की मात्रा न्यूनतम हो जाती है। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब तुम्हारा शरीर तैयार हो, तुम्हारा मन तैयार हो। अचानक फलाहार पर मत चले जाओ, धीरे धीरे क्रमिक रूप से बढ़ो। आहार की मात्रा और गुणवत्ता लोग पूछते हैं कितना खाना चाहिए, और जवाब है जितना तुम्हारी अग्नि पचा सके। हर व्यक्ति की अग्नि अलग होती है, किसी की तेज होती है, किसी की मंद होती है। तो एक समान नियम सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन एक सामान्य सिद्धांत है, भूख से थोड़ा कम खाओ। जब तुम्हें लगे कि अब और थोड़ा खा सकते हो तब रुक जाओ, क्योंकि जब तुम पेट भरकर खाते हो तो पाचन कठिन हो जाता है। शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत में ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन जब तुम थोड़ा कम खाते हो तो पाचन आसान होता है, शरीर को कम मेहनत करनी पड़ती है और बची हुई ऊर्जा का उपयोग अन्य कामों में होता है। और गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेहतर है कि तुम थोड़ा खाओ, लेकिन अच्छा खाओ, ताजा खाओ, शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ। आहार का समय यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कब खाना है? आयुर्वेद कहता है सूर्य के साथ खाओ। जब सूर्य ऊपर है तब तुम्हारी अग्नि भी तेज है, जब सूर्य नीचे है तब तुम्हारी अग्नि भी मंद है। तो दोपहर का भोजन सबसे भारी होना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य सबसे ऊंचा है, अग्नि सबसे तेज है। सुबह का भोजन मध्यम होना चाहिए, शाम का भोजन हल्का होना चाहिए, और रात को, विशेष रूप से देर रात को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर आराम मोड में होता है। पाचन की जगह शरीर मरम्मत का काम करना चाहता है। आहार और ऋतुओं का संबंध। प्रकृति बदलती है, ऋतुएं बदलती है, और तुम्हारा भोजन भी बदलना चाहिए। गर्मी में ठंडी चीजें खाओ, खीरा, तरबूज, दही, नारियल पानी, ये शरीर को ठंडा रखते हैं। सर्दी में गर्म चीजें खाओ, अदरक, लहसुन, गुड़, घी, ये शरीर को गर्म रखते हैं। बरसात में हल्का भोजन लो, क्योंकि बरसात में अग्नि कमजोर हो जाती है। भारी भोजन पचाना मुश्किल होता है। वसंत में कड़वी और तीखी चीजें खाओ, क्योंकि वसंत में कफ बढ़ता है और कड़वी तीखी चीजें कफ को कम करती है। यह प्रकृति के साथ जीने का तरीका है, प्रकृति के साथ बहने का तरीका है। आहार और व्यक्तित्व का संबंध
आयुर्वेद 3 प्रकार की प्रकृति बताता है, वात, पित्त, कफ। वात प्रकृति के लोग हल्के होते हैं, चंचल होते हैं, रचनात्मक होते हैं, लेकिन वे जल्दी असंतुलित भी हो जाते हैं। उन्हें गर्म, पौष्टिक, स्थिर करने वाला भोजन चाहिए। घी, दूध, मेवे नियमित समय पर खाना बहुत जरूरी है। पित्त प्रकृति के लोग तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन वे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी तनाव में आ जाते हैं। उन्हें ठंडा, शांत करने वाला भोजन चाहिए। हरी सब्जियां, मीठे फल, दूध, मसालेदार, खट्टा, नमकीन, इनसे बचना चाहिए। कफ प्रकृति के लोग स्थिर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, लेकिन वे सुस्त हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं। उन्हें हल्का, गरम, उत्तेजक भोजन चाहिए। मसाले, अदरक, शहद, भारी, तैलीय, मीठा, इनसे बचना चाहिए। ये जानना बहुत उपयोगी है। जब तुम अपनी प्रकृति जानते हो तो तुम अपने लिए सही भोजन चुन सकते हो। उपवास की शक्ति कभी कभी सबसे अच्छा भोजन है, कोई भोजन नहीं। उपवास शरीर को आराम देता है। जब तुम नहीं खाते तो पाचन तंत्र को काम नहीं करना पड़ता और वह बची हुई ऊर्जा का उपयोग सफाई में करता है। शरीर शुरू करता है आम को, यानी विषों को बाहर निकालना, पुरानी जमी हुई चीजों को साफ करना, और इस सफाई के बाद तुम नए जैसे महसूस करते हो। लेकिन उपवास बुद्धिमानी से करो। अचानक लंबा उपवास मत करो, धीरे धीरे शुरू करो। पहले एक समय का भोजन छोड़ो, फिर पूरे दिन केवल फल पानी, फिर पूरे दिन केवल पानी। और अगर तुम बहुत आगे जाना चाहते हो तो केवल गुरु की देखरेख में, और उपवास केवल भोजन का नहीं, इंद्रियों का भी उपवास करो। उस दिन कम बोलो, कम देखो, कम सुनो, भीतर जाओ, शांत रहो। जल की महिमा, जल जीवन है, बिना जल के कुछ भी संभव नहीं। तुम्हारे शरीर का 70% जल है, तुम्हारे रक्त में जल है, तुम्हारी कोशिकाओं में जल है। और जल केवल तरल नहीं है, जल में चेतना है, जल स्मृति रखता है। जापानी वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने दिखाया कि जल शब्दों को, भावनाओं को ग्रहण करता है। जब तुम जल से प्रेम से बात करते हो तो उसके क्रिस्टल सुंदर बनते हैं। जब तुम क्रोध से बात करते हो तो क्रिस्टल बदसूरत बनते हैं। तो जो जल तुम पीते हो उससे प्रेम से बात करो, उसे आशीर्वाद दो, और तब वह जल तुम्हारे शरीर में जाकर तुम्हें पोषित करेगा। और गर्म जल पियो, विशेष रूप से सुबह। गर्म जल अग्नि को जगाता है, पाचन को साफ करता है। मित्रों, यह ज्ञान अनंत है। मैं तुम्हें केवल एक झलक दे सका हूं, लेकिन इतना काफी है अगर तुम इसे लागू करो। याद रखो, ज्ञान केवल सिर में रखने के लिए नहीं है, ज्ञान जीने के लिए है। तुम जो आज सुना उसे कल से जीना शुरू करो। अपने भोजन के प्रति सजग हो जाओ, अपने अग्नि की देखभाल करो, अपने शरीर को सम्मान दो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम बदल रहे हो। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारा मन बदल रहा है, तुम्हारी चेतना बदल रही है। क्योंकि जब तुम भोजन को बदलते हो तो तुम अपने आप को बदल रहे हो, तुम अपनी नियति को बदल रहे हो। हे अन्नपूर्णा, हे सदा परिपूर्णा, हे शिव की प्रिय, मुझे ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए भिक्षा दो। यही है भोजन की सच्ची प्रार्थना। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, ज्ञान पाने के लिए है, चेतना को जगाने के लिए है। जाओ और इस प्रार्थना के साथ भोजन करो, और तब देखो कि कैसे साधारण भोजन असाधारण हो जाता है, कैसे रोटी ब्रह्म बन जाती है।